बच्चों में 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। बीमारियों का कारण ये डायबिटीज ही है सर। बॉडी में ऐसे कौन से अर्ली वार्निंग साइंस मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि डायबिटीज होने वाला है? अर्जेंसी होना यूरिनेशन का। ओके। देन कभी कभी आपके पैरों में जलन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी है जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है। ओके। वो एज अ फर्स्ट सिम्टम भी आ सकता है आपको। 5-6 लोगों की फैमिली है, 2 लोगों को घर में डायबिटीज है ही है, तो ये सिचुएशन क्यों आ रही है? टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें डेफिनेटली फैमिलियल रिलेशन है, मतलब मदर टू चाइल्ड, फादर टू चाइल्ड, उसमें ट्रांसमिशन होता ही है। जंक फूड मेजर रीजन है सर जिसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज अभी इंक्रीज हो रहा है? जंक फूड से जो है डायबिटीज और फैटी लीवर दोनों ही चीजें आजकल बढ़ गई है। किसी को प्री डायबिटीज है तो क्या उसको कितने सालों में या फिर कितने महीनों में डायबिटीज हो सकता है? 3 महीने में भी हो सकता है। ओके। डायबिटीज बुखार जैसी बीमारी नहीं कि 7 दिन में ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर भी ये क्रॉनिक बीमारियां है। एग्जैक्टली। ये बॉडी के मिल्यू में पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो गई। क्या ये मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक स्लो पॉइजन है? इसमें भी एग्जैक्टली 39 to 40 ग्राम शुगर है। डेली रिकमेंडेड इंटेक से बहुत ज्यादा है। मॉम प्रेग्नेंट है, उन्हें डायबिटीज है, तो डिलीवरी होने के बाद में बेबी को भी कितने % चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के, और रीजंस क्या होते हैं उसके पीछे? हार्ट ब्लॉकेज मतलब क्या होता है सर एग्जैक्टली? हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, करेक्ट, लेकिन हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई रहता है। तो तीनों में से अगर एक में भी ब्लॉकेज हुआ 100% तो पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। डायबिटीज अगर किसी को है तो लाइफ स्पैन कितना कम होता है सर? सर, राइस छोड़ना आसान होता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना? तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ। तो फर्स्टली राइस को लेके जो इंडिया में सिनेरियो है, तो पेशेंट पब्लिक जो है जो बहुत ही रिलीजियस है खाने को लेके, तो राइस खास करके साउथ इंडियन है, ईस्टर्न बेल्ट है अपना, वेस्टर्न कोकन बेल्ट है, तो पेशेंट को समझाना पड़ता है मुझे बहुत कि राइस से कितना कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ता है शरीर में, शुगर कितनी बढ़ती है, एंड फिर उनका जो फैटी लीवर भी बढ़ने का चांसेस रहता है। फिर वो ज़रा रेडी हो जाते हैं राइस को छोड़ने के लिए। भाई गर्लफ्रेंड का सवाल है तो मैं तो रिलेशनशिप कोच तो नहीं हूँ। फिर भी राइस छोड़ना आसान ही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अभी भी मुझे क्वेश्चन है, राइस छोड़ना आसान नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छी हैबिट करके हम उसको छोड़ सकते हैं। मतलब राइस को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने इसके लिए दिया है क्योंकि राइस खाना अच्छी बात है लेकिन हार्मफुल भी है अगर किसी को डायबिटीज है तो। करेक्ट। लॉन्गर रन में हार्मफुल है। सर ये रियलिटी है क्या कि लॉन्गर रन में अगर कंसिस्टेंसी के साथ में डेली राइस का ज़्यादा इंटेक है तो आगे जाके आपको डायबिटीज होने के चांसेस है? तो राइस कंटेन्स मोर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और जल्दी कन्वर्ट होते हैं। तो शुगर जो है आपका सडनली स्पाइक करता है ओके खाने के बाद, जाकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जैसे कि बाजरा, जवार वगैरह, उनमें जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो शुगर धीरे धीरे स्पाइक करता है। तो राइस डेफिनेटली अगर हम कर्टेल करेंगे एंड तो शुगर कंट्रोल में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। तो कितनी क्वांटिटी में राइस खाना चाहिए अगर डेली खाना है किसी को? तो मतलब आदत छोड़ ही नहीं सकता है। हाँ। कहता है कि यार मैं आदत नहीं छोड़ सकता हूँ, राइस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मैं कोकन बेल्ट से हूँ, तो रत्नागिरी के जो कोकन बेल्ट के लोग होते हैं उनको फिश और राइस, करेक्ट, ये बेसिक डाइट और मील है। यस। अब डायबिटीज हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन फिश और राइस चाहिए ही चाहिए। राइट। तो उन्होंने अगर कंट्रोल करना है तो कितना खाना चाहिए? देखो अभी मेरे हिसाब से मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप 2 बार खा रहे तो 1 बार खाइए, या तो फिर बाद में आप अल्टरनेट डे कीजिए, एक दिन छोड़ के कीजिए, एंड हफ्ते में 2 बार कीजिए। अच्छा। सीधी बात है कि सडनली कोई अपना डाइट बंद कर ही नहीं सकता है, जो इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं। बेबी होते हैं तब से हम हैबिट लगाते हैं राइस खाने की स्टार्ट में ही, तो बचपन से लोगों को आदत रहती है कि राइस खाना है तो धीरे धीरे करके स्किप करना है। यस, जैसा एपिडेमिक है अभी इंडिया में डायबिटीज, हाँ। छोटे बच्चों में भी हो रहा है। तो इस यही वजह है क्योंकि राइस ही क्या, जो बर्थडे मनाते हैं हम, हर बर्थडे में केक खाना जरूरी है, इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं बच्चे, हाँ, एड्स देख के वगैरह, तो ये सब बंद होना चाहिए, कर्टेल होना चाहिए। बचपन से हमको सिखाना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन कम करना चाहिए। इंडियन डाइट जो है बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच है। ओके। जब तक हम उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, लोग पहले खाते हैं फिर सोचते हैं। हाँ। अगर पहले सोच के फिर खाना खाएंगे तो उनका फ्यूचर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट अवेयरनेस नहीं है सर, यही मेन रीजन है ना? एग्जैक्टली, अवेयरनेस नहीं है। तो इसी तरह अगर हम और प्रोग्राम्स रखेंगे पेशेंट एजुकेशन के लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। आज हमारे एपिसोड पे है डॉक्टर राकेश पाटिल सर, जो एक डायबिटोलॉजिस्ट है और हार्ट हेल्थ का उनका क्लिनिक है, ऑपरेट करते हैं वसई विरार नालासोपारा से। तो अगर आपको आज के एपिसोड में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए सर के पास में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर्स दे दिए, यू कैन गो टू सर एंड कंसल्ट विथ हिम। और पॉडकास्ट के बारे में आगे तक ये पॉडकास्ट आप देखते ही रहिए।
मेरा नाम अमर गोगटे है। मैं हूँ अनु गोगटे। तो आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सवाल जो अनु ने पूछा था बहुत ही थोड़ा फनी वे में पूछा था, बट अभी टॉपिक सीरियस होंगे। हाँ। और सर आपसे हम नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमें जानना है सर कि आपने आपकी स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से किया फिर? तो धन्यवाद पहले तो मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो मैं डॉक्टर राकेश पाटिल, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वसई में ही हूँ। अच्छा। एंड स्कूलिंग मेरा विद्या विकासनी स्कूल में एंड कॉलेज वर्तक कॉलेज में। फिर मैंने जेजे में अपना MBBS का पढ़ाई किया। ओके एंड फिर DNB मेडिसिन BRC चेंबूर में किया। ओके एंड बाद में मैं हॉस्पिटल्स में अटैच था, इंटेंसिव केयर डायबिटीज़ रिलेटेड। ओके फिर 2020 में मैं मेरा पहला क्लिनिक शुरू किया वसई में, डायबिटीज़ एंड हार्ट केयर क्लिनिक, जिसकी सेकंड ब्रांच जो है वो नालासोपारा में 3 साल से चालू है। ओके। तो वहाँ से अब Yes. तो अब ये MBBS और डायबिटोलॉजिस्ट का जो स्पेशल स्टडी हुआ है उसके लिए कितने ईयर्स गए सर तो MBBS एंड डायबिटोलॉजी मिला के 8 to 9 years टोटल का स्टडी हुआ? पढ़ाई हुआ है। सो हाउ ओल्ड आर यू सर राइट नाउ? आई एम 40 years जस्ट 40। और स्टडी कितने साल तक हुआ सर? आई स्टडी टिल 27-28 years of age। बाप रे 27 में सर मुझे लड़का हो गया था। और सर की स्टडी चल रही थी। इट इज़ दैट डिफिकल्ट अनु, समझना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन करना है, MBBS करना है, इसके लिए डॉक्टर्स इतने कम हैं। हाँ। बिकॉज मेरे जैसे पढ़ाई ना करने वाले लोग पॉडकास्ट में यहाँ पे बैठ के इंटरव्यूज लेने की कोशिश करते हैं। तू भी उनमें ही है। नहीं, लेकिन हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है। पॉडकास्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, हाँ। टॉपिक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। बट सर का जो स्पेशलाइजेशन है इज एक्चुअली सेविंग लाइफ हाँ। राइट नाउ। एंड सर का जो काम है, इनफैक्ट मैं ऑन कैमरा आज बताना चाहता हूँ कि मॉम की ट्रीटमेंट जो है वो सर से हो रही है। हाँ। मेरी खुद की ट्रीटमेंट जो है वो सर से हो रही है, अनु की खुद की ट्रीटमेंट जो है सर से हो रही है। बट ये पॉडकास्ट और हमारी ट्रीटमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट हाँ। है, तो उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर के साथ में जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि ही हैज़ अ काइंड ऑफ नॉलेज दैट नोबडी एल्स हैज इन दैट फील्ड, है ना। आधे घंटे का हमारा सर का पहला इंटरेक्शन था और ऐसे लगा था कि नहीं सर तो पॉडकास्ट में होने चाहिए। तो सर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइस इतना इम्पैक्ट क्यों करता है सर? तो राइस इज बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट। हाँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो चेन रहता है, ग्लूकोज का चेन, वो बहुत ही छोटा रहता है, तो जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है अपने फूड पाइप में जाने के बाद और तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें चेन बड़ा रहता है, तो उसको डिसइंटीग्रेट होने, ब्रेक होने में टाइम लगता है एंड थोड़े देर के बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और स्पाइक नहीं होता है। अच्छा। तो दैट इज लेस डैमेजिंग देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक राइस, ब्रेड्स, केक्स एक्सेट्रा। सर बॉडी में ऐसे कौन से अर्ली वार्निंग साइंस मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि डायबिटीज होने वाला है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो एज कोई भी, आजकल कोई भी एज ग्रुप हो, सबसे पहले आपको यूरिनेशन बार बार होना, अर्जेंसी होना यूरिनेशन का। ओके। देन कभी कभी आपके पैरों में जलन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है। ओके। वो एज अ फर्स्ट सिम्टम भी आ सकता है आपको। दूसरा सिम्टम से बार बार प्यास लगना हाँ। एंड बार बार भूख लगना, कंटिन्यूसली भूख लगना। तो ये मेन 3-4 चीजें हैं जिससे डायबिटीज होने का आशंका हो सकता है पेशेंट को। अच्छा, चांसेस है वो होने के। यस। तो मुझे भी टिंगलिंग होती है सर फीट पे, और मेरे ना फीट ठंडे हो जाते पड़ हैं जाते हैं, नींद ठंडे में। पड़ जाते हैं या जलन होती है फीट में मेरे। Right. तो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब डायबिटिक होने के चांसेस है मुझे? नहीं, अभी देखो, टिंगलिंग इज एक चीज है, डायबिटीज में हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारे अलग अन्य बीमारियों में भी हो सकती है। ओके। B12 की कमी होना, ओके, या तो फिर कंटिन्यूसली आप अगर विदाउट स्लीपर्स यूज करें हाँ। तो उससे भी हो सकता है टिंगलिंग, नमनेस। Okay. ज्यादा देर खड़े रहना, ओके। ट्रेन में वगैरह जो ट्रैवल करते हैं पेशेंट्स, तो उनमें भी नमनेस हो सकता है। तो डायबिटीज इज वन ऑफ द कॉज ऑफ टिंगलिंग, नमनेस। बाकी उसके अदर कॉजेज भी हो उसके सकते other causes भी हैं, है। लेकिन अगर आपको रिस्क फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की और बाकी सब सिम्टम्स है जैसे यूरिन बार बार होना, तो आपको शुगर जल्दी चेक कर लेना चाहिए। अच्छा। पहले क्या होता था सर कि फैमिली में ना बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते थे जिनको डायबिटीज होता था, बट आजकल ऐसी सिचुएशन है कि हर फैमिली में कम से कम मिनिमम अगर 5-6 लोगों की फैमिली है, 2 लोगों को घर में डायबिटीज है ही है। तो ये सिचुएशन क्यों आ रही है? तो देखो, अभी टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें डेफिनेटली फैमिलियल रिलेशन है, मतलब मदर टू चाइल्ड, फादर टू चाइल्ड, उसमें ट्रांसमिशन होता ही है मैक्सिमम केसेस में। जेनेटिक है। तो ये एक मेन रीजन है कि एक ही फैमिली में क्राउडिंग क्यों हो रहा है डायबिटीज पेशेंट्स का। एंड दूसरा है अपना इंडियन जो डाइट है, बहुत ही रिच है कार्बोहाइड्रेट में। दैट इज अगेन द रीजन, दैट्स व्हाट आई फील। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ही कम एज से ही आपको बच्चों को जो है कार्बोहाइड्रेट जो डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो एक्सरसाइज में भी ध्यान देना चाहिए आपको। अच्छा। वेट जो है गेन होना नहीं चाहिए। अगर बचपन में ही अगर वेट गेन हो गया तो हाई चांस है कि टीन एज में, एडोलेसेंस में आपको डायबिटीज हो सकता है। ओके। लेकिन अपना वेट अगर नियंत्रण रखा,
बिकॉज वेट बढ़ने से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी में और शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब पैंक्रियास का फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन वेट गेन होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, अच्छा, उससे फिर शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, ओके। पैंक्रियास फंक्शन नॉर्मल होते हुए भी। तो ये मेन कॉज है। तो जो ओबेसिटी वाले छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनका वेट गेन हो गया, तो बॉडी पर यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के मार्क्स आते हैं, करेक्ट। और क्या साइंस होती है सर जिससे पता चलता है कि इसको डायबिटीज होने के चांसेस है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, एंड वो जो ब्लैक मार्क्स आते हैं तो वो उसी वजह से रहते हैं। जब फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है स्किन के नीचे तो उसमें फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, ओके, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं उसको। तो ये एक सिम्टम है। दूसरा अगेन एज आई सेड कि बहुत भूख लगना, बार बार यूरिन होना, तो ये सब साइंस है कि पेशेंट को डायबिटीज होने की आशंका है। अच्छा, बट लेकिन वो जो मेजर छोटे छोटे बच्चों में अभी आजकल क्या हो गया है, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। करेक्ट। घर का खाना अच्छा नहीं चाहिए, सात्विक फूड नहीं चाहिए, जंक फूड चाहिए उनको। तो ये जंक फूड मेजर रीजन है सर जिसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज अभी इंक्रीज हो रहा है? जंक फूड से जो है डायबिटीज और फैटी लीवर दोनों ही चीजें आजकल बढ़ गई है। तो जंक फूड बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड रहता है उसमें और शुगर्स रहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ट्राइग्लिसराइड लीड टू फैटी लीवर, एंड सिंपल शुगर से जो है पैंक्रियास का जो फंक्शन है धीरे धीरे कम हो जाता है, जो कि बहुत लेट होना चाहिए लाइफ में, वो जल्दी हो जाता है, एंड फिर डायबिटीज जल्दी अकर हो जाता है इस यंगर एज ग्रुप्स में। तो डेफिनेटली जंक फूड है, स्वीट्स है, वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। करना चाहिए ना सर? Yes. बच्चे तो बहुत खाते हैं आजकल, तो बहुत डिमांड करते हैं, और टीवी पर जो कमर्शियल्स और ऐड देखते हैं वो देखने के बाद में तो उनको ऐसा फील होता है कि नहीं ये तो करना ही चाहिए। एक रेड कलर की चॉकलेट्स ही होते हैं, चॉकलेट से कितना डिमांड होती है। हाँ सर, ये एक रेड कलर का ड्रिंक है, बच्चों में बहुत फेमस है, बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज है, एंड यंगस्टर्स इसको पीने के बाद में ऐसे सोचते हैं कि आई एम अ कूल बॉय इफ आई ड्रिंक दिस, बट इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये ड्रिंक में क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है सर, बताइए ना। तो देखिए, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है। एक तो इसमें सोडा रहता है, ओके, विच इज अगेन अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एंड इसमें शुगर भी है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो इस पे लिखा रहेगा कि डज नॉट कंटेन एनी एडेड इंग्रेडिएंट्स, एडेड शुगर्स वगैरह, बट डेफिनेटली इट हैज शुगर्स। तो आई विल टेल यू हाउ मच शुगर इट एग्जैक्टली कंटेन्स। ओके सर, ये कितना 200 ml का होगा ना? ये 200 ml, यस। तो 200 ml में अप्रोक्सीमेटली कितना शुगर होता है सर? तो ये जो ड्रिंक है इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम शुगर, मैं आपको दिखाता हूँ। 40 ग्राम शुगर, यस। 2 स्पून हो गया, कितना ग्राम हुआ अभी? 18 ग्राम हो गया, ओके। 3 स्पून्स 29 ग्राम्स, 40 ग्राम हो गया सर। यस। तो इतना ज्यादा शुगर है Yes. ये छोटी सी बॉटल में? यस। कितना तो harmful है? वो डिजोल्व होके अपने को लगता नहीं है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग इतना शुगर उसमें रहता है, एंड ये जो शुगर है आपके पैंक्रियास को ओवरबर्डन करते रहता है, एंड इन ड्यू कोर्स जो है पैंक्रियास गिव अप कर देता है, एंड कम एज में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ओकेजनली पीना ओके है? नहीं, मैं तो कहूंगा कि इसको ओकेजनली पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने को इंस्टेंट स्पाइक देता है शुगर में, राइट, विच इज इसीलिए अगेन, वो इंस्टेंट एनर्जी भी लगता है लोगों को। यस। तो शुगर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्रीड, बट नॉट इन एक्सेस, ओके। जैसे मैंने कहा कि सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसका अपने को पहले से ही पता होना चाहिए, एंड वही फीडिंग में देना चाहिए। तो ये पीना ही नहीं चाहिए बच्चों ने। तो मैं तो कहता हूँ अवॉइड करो बिल्कुल भी। इतनी 40 ग्राम्स, इतनी ज्यादा शुगर है, और एक दिन में एक छोटे बच्चे ने कितनी शुगर कंज्यूम करनी चाहिए सर पूरे दिन में? सो रिकमेंडेड है 40 to 50 ग्राम्स, बट बेटर टू टेक इट लेस देन 25 ग्राम्स पर डे। ओके, तो दैट इज मच बेटर। सो जो 25 to 30 ग्राम्स उसको एक पूरे दिन में लेनी थी, ये इसको एक छोटे से बॉटल में पूरी की पूरी 5 शुगर मिनट उसमें में चली गई पूरी Yes. शुगर। हाँ, तो पूरे दिन का जो मील है उसमें क्या कंज्यूम करते होंगे? अभी आजकल सर छोटे छोटे बच्चे में देखता हूँ ना, पेप्सी, बर्गर, उसी के साथ में पिज्जा, फ्राइज, बाकी घर के अंदर चल ही रहा है सब कुछ, कैडबरीज है, चॉकलेट्स है, तो 100 ग्राम से ज्यादा शुगर कंज्यूम करते होंगे। बिल्कुल, बहुत ही हार्मफुल है। यस। ग्राम से पता नहीं चलता, लेकिन अभी टीस्पून से हमने देखा है, तो उसमें कितना क्वांटिटी लग रहा है, वॉल्यूम लग रहा है। हाँ। अदरवाइज हम 40 ग्राम अगर बोलेंगे तो 40 ग्राम कितना आएगा, इतना ही आएगा, हम वो बोलते हैं। तो मैं इधर यही ऐड करूंगा कि जो रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स रिलेशनशिप में नहीं होते, रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स खाने में भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, तो बेटर रहेगा कम एज से ही, चाइल्डहुड से ही। जो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स है, अगर पहले से पेरेंट्स ने बच्चों को नॉलेज दिया, एजुकेट किया, तो आगे जाके उनको ये सब बीमारियां नहीं होंगी। सर अभी दूसरा और एक ट्राई करते हैं। ये तो हो गया रेड ड्रिंक के बारे में। या सर वो एक बॉटल आप पास कर दीजिए। मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक सर, बट क्या ये मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक स्लो पॉइजन है? बिल्कुल। अभी जैसे हमने उस ड्रिंक के बारे में बताया, इसमें भी एग्जैक्टली ये 250 ml का बॉटल है, करेक्ट? राइट। इसमें भी एग्जैक्टली 39 to 40 ग्राम शुगर है, एंड जो
डेली रिकमेंडेड इंटेक से बहुत ज़्यादा है। तो आप बाकी मील्स पकड़ लो दिन में तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 ग्राम शुगर बॉडी में चला जाता है राइट। एंड वो न्यूट्रलाइज होने में हफ्ते लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इट इज़ इंडीड अ स्लो पॉइजन एंड ये रेगुलरली तो क्या वंस अ वीक ट्वाइस वंस अ मंथ भी नहीं लेना चाहिए, नहीं ना। इट हैज़ टू बी अवॉइडेड। तो कितना शुगर है सर, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते ना हम कि Yes. इसमें कितना आएगा, कितना ग्राम शुगर है सर ये बॉटल में? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स है 250 ml में। यस। तो ये हो गया 11 ग्राम्स, 1 स्पून। ये स्पून भी बड़ा है, ये टी स्पून नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, ये बड़ा है। ये बड़ा स्पून है। तूने गलत स्पून लेके आ गए हो। नहीं, प्रोटीन का स्पून था तो मैं वही लेकर आई। अब ये हो गया है 38 ग्राम्स। ओ माय गॉड, 39। इतना शुगर है सर इसमें? यस, 40 ग्राम्स। मतलब 40 ग्राम्स बोलने के लिए बहुत कम लगता है, Yes. लेकिन इट्स टू हाई। 10 टीस्पून, इट इज़ वेरी हाई। तो बेसिकली अपने को एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस जल्दी से क्रिएट करना चाहिए इन द स्कूलिंग एज इटसेल्फ, हाँ ताकि आगे जाके जो डायबिटीज बढ़ रहा है यंग एज में हाँ, उसको प्रिवेंट कर सके। है ना। एक्चुअली सोचना चाहिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किसे अवॉइड करना और किसे इंटेक करना है। हाँ, बिकॉज सर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो 100% आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। और ये शुरुआत घर में फैमिली से ही होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे तो बच्चे एंड में उनको जो अच्छा दिखता है, अभी ये कलर ग्रीन है या फिर रेड है, उसे तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कलर से, एडवर्टीजमेंट से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी मार्केटिंग गिमिक्स है, अभी जो सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, उनको भी आई थिंक थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एड्स देना चाहिए। वो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना चाहिए, इज इट रियली बेनिफिशियल, एंड देन यू ऐड करने चाहिए। इज इट रियली हेल्दी, है ना। यस, बिकॉज दे आर द आइकॉन्स, नेशनल आइकॉन्स फॉर द चिल्ड्रन, द टीनेजर्स एंड ऑल। अगर वो गलत चीज़ों का ऐड देंगे विच आर रियली हार्मफुल, तो ये प्रॉब्लम घटने की जगह बढ़ती रहेगी। सर और एक है सोडा, जो मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते, कहते हैं कि यार मैंने कुछ पावड़ा खा लिया है, बटाटा वड़ा खा लिया है, बड़ा पाव खा लिया, एसिडिटी हो गई है यार बहुत ज्यादा, और वो एसिडिटी के चक्कर में अभी मुझे ना वो सोडा चाहिए। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जीरा सोडा जो कहते हैं, उसमें कितनी शुगर होगी सर? जीरा सोडा में अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 ग्राम शुगर है, ओके, जो कि बहुत हाई है। आई थिंक वो 100 ml का बॉटल रहता है, हाँ, तो उसमें 12 to 16 ग्राम शुगर है, वो भी बहुत है। अच्छा, जीरा सोडा बेसिकली पब्लिक लेती है ताकि एसिडिटी भगा सके, बट सोडा में ही भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक से आई थिंक वो डिहाइड्रेशन हो जाता है और ज्यादा एसिडिटी हो करेक्ट जाती है करेक्ट ना यस, उससे वो और डिहाइड्रेशन होता है एंड यू एंड अप ड्रिंकिंग मोर। यू एंड अप ड्रिंकिंग मोर। यस, इट इज अगेन हार्मफुल ड्रिंक। हार्मफुल ड्रिंक। यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करना है ना, वो डिस्कस करना है मुझे जलेबी के बारे में। फेमस इंडियन डिजर्ट है ना। शादी में सब कुछ खाना खाने के बाद में प्लेट में जलेबी चाहिए ही चाहिए। एक टाइम पे एक इंसान मतलब मेरे जैसा, मैं भी सर उनमें से ही था, मैं भी उनमें से ही था। एक टाइम पे ना सर कम से कम 6 से 7 जलेबी, मतलब 150-200 ग्राम तक पेट में जानी चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि 100 ग्राम जलेबी में कितनी शुगर है और वो लॉन्ग टर्म में कितना हार्मफुल करता है? बिल्कुल, देखो जलेबी फाफड़ा तो मेरा भी बचपन में फेवरेट ब्रेकफास्ट, हर संडे को जलेबी फाफड़ा घर में आता ही था। हाँ। तो वो बहुत ही गलत था और बचपन में मुझे पता नहीं था तभी, लेकिन सिंस आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज राइट। तो ये 100 ग्राम जलेबी है जिसमें 7 to 8 पीसेस है। तो इसमें आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ, इसमें अप्रोक्सीमेटली 12 टीस्पून शुगर है, विच इज 60 ग्राम्स। खाना नहीं है कितना? 60 ग्राम? 60 ग्राम्स, यस। ये इसमें? यस यस सर ये तो मैं एक टाइम में पहले बैठ के आराम से खा लेता था। 60 ग्राम शुगर है, ओके, जो कि रिकमेंडेड इंटेक से बहुत ज्यादा है। 35 ग्राम ज्यादा है रिकमेंडेड, जो 25 मैंने बताया था आपको, उससे 35 ग्राम ज्यादा है, जो डेली इंटेक से 35 ग्राम ज्यादा। तो एक ही मील में अगर ये 60 ग्राम कोई खा लेगा तो बाकी दिन में भी तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, अगेन 100 के ऊपर एक्सीड हो जाएगा। तो दिस इज वेरी हार्मफुल। आई विल जस्ट शो यू हाउ मच 60 ग्राम्स इज। 60 ग्राम्स, बाप रे। ये हो गया 10 ग्राम, 11 ग्राम। 11 ग्राम का एक ये तेरा बड़ा स्पून है, मतलब 6 ग्राम पकड़ना तू, 6 ये स्पून। और एक मेरी वन मोर थिंग आई वांट टू से कि प्रोटीन का स्पून लेने से शुगर प्रोटीन नहीं हो जाएगी। सही, अभी 48 ही हुआ है। यस, बाप रे। 55, 56, 57, इतनी शुगर है? यस, एब्सोल्युटली। ये इतनी ज्यादा शुगर है सर इसमें? ये इतनी सी जलेबी में इतनी शुगर? ये पकड़ सर एक बार सर, ये इतनी 100 ग्राम वो डिसॉल्व हो जाती है उसमें, हाँ, एंड वो उसमें चिपक जाती है बेसिकली। बाप रे बाप। तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है शुगर, विच इज मोर डेंजरस। अगेन यहाँ पे अभी मैं बोलूंगा
कि इसलिए फ्रूट जूस भी जो रहते हैं वो मोर हार्मफुल है देन होल फ्रूट्स। ये जूस में लिक्विड फॉर्म में जो शुगर है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, तो सर जो लोग हैबिचुअल है जलेबी फाफड़ा खाने वाले हैं, मैं किसी कम्युनिटी को स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जलेबी फाफड़ा खाना है। मॉर्निंग में नाश्ता क्या चाहिए? जलेबी फाफड़ा। और वो फाफड़ा पूरे बाद में गाठिया बन जाता है, हेवी वेट्स हो जाते हैं, राइट एंड बाद में ये सारे डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत गलत है ना सर, ये बनाने वाले ने चीज ही गलत बनाई है। वो मुझे धारा का एडवर्टीजमेंट याद आता है, छोटा सा बच्चा था, वो जलेबी, बहुत पुराने हम लोग छोटे थे तब भी दूरदर्शन पर आता था जलेबी वाला, वो ऐड था, उसमें बोलता था जलेबी। नहीं, इट इज अ डिजर्ट। ये कभी कभार ठीक है, तो मंथ में एक आध बार वो भी एक छोटा सा Correct, पीस आपने 10-15 ग्राम का खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज इतना कंजम्पशन तो नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ब्रेकफास्ट के इसमें जलेबी नहीं खानी चाहिए, एक दो खा लिया कभी कभार तो ठीक है, कोई फंक्शन में गए, कोई गेस्ट है घर पर तब भी ठीक है, बट डेली तो नहीं। अभी सीधी बात है, आप इमेजिन कीजिए अगर आपने ऑलमोस्ट 16 घंटा काम किया दिन में एंड सिर्फ 8 आवर्स काम किया, तो ज्यादा कौन थकेगा? जिसने 16 घंटा काम किया उस। सिमिलरली आपके पैंक्रियास पे ये जो लोड है, डेफिनेटली अगर ज्यादा बढ़ाओगे आप कार्बोहाइड्रेट्स का, ये जलेबी हो गया, ये ड्रिंक्स हो गए, तो जो जिस उसका पैंक्रियास जल्दी थक जाएगा, जो शुगर है उसमें से इंसुलिन ड्रेन हो जाएगा उसमें से, अच्छा, एंड फिर वो डायबिटीज के स्टेज में पहुंच जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उनको, फैटी लीवर होगा, तो ये सब अनहेल्दी कंडीशंस है, एंड फिर डायबिटीज यंग एज में आना शुरू हो जाता है। सर खाना खाने के बाद में इंसुलिन बॉडी में शुगर को कैसे रेगुलेट करता है? यस, इंसुलिन जो है अपना पैंक्रियास बनाता है। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा जिसमें अपने को क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना पैंक्रियास है, ओके। और जिसमें डायबिटीज में जो रहता है शुगर ज्यादा बनता है, ओके, राइट। ये खाना हमने खाया वो कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन होता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टमक है अपना, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने फूड पाइप में कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग से वो ब्लड में जाता है, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, उससे अपने एनर्जी मिलती है। ये अपने पैंक्रियास के सेल्स है, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, उनमें एक सेंसर रहता है, जैसे शुगर बढ़ता है वो इंसुलिन बनाता है, और ये रिसेप्टर्स रहते हैं जिसमें से वो एंट्री करता है ग्लूकोज। ये अभी डायबिटीज में क्या होता है, वो जो रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ओके, एबनॉर्मल रिसेप्टर्स रहते हैं, और जो एंट्री चैनल्स बंद होते हैं तो इंसुलिन एंट्री नहीं कर पाता है, ओके, तो शुगर बढ़ते रहता है ब्लड में। तो बेसिकली शुगर जो है डायबिटीज पेशेंट में ब्लड में दौड़ते रहता है, यहाँ वहाँ, और यूरिन में निकल जाता है, ओके। लेकिन जब इंसुलिन प्रॉपरली बनता है तब इंसुलिन क्या करता है, वो शुगर को ऑर्गन्स को देता है, जैसे कि 25 यूनिट्स ब्रेन को, 25 यूनिट्स किडनी को, लिवर को, तो अपने को एनर्जी मिलती है। इसलिए शुगर के पेशेंट में 300-400 शुगर भी रहा तो बोलता है कि अरे मुझे एनर्जी नहीं है। नॉर्मली हम सोचेंगे कि चलो इसका 300-400 शुगर है, इसको तो बहुत एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो मेन प्रॉब्लम है डायबिटीज में। इंसुलिन इज द हार्मोन जो ये पॉसिबल करता है, प्रॉपर सप्लाई करता है, करेक्ट, सब ऑर्गन्स को शुगर एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देता है। तो सर अभी आपने कहा कि 300-400 के शुगर लेवल्स होते हैं तभी भी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से या WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से शुगर लेवल्स नॉर्मल इंसान में क्या होनी चाहिए? यस, तो ये बहुत जरूरी है जानना। तो फास्टिंग शुगर है, खाली पेट शुगर, वो 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए, ओके। और खाने के बाद जो है वो 90 से 140 के बीच में, तो आपका शुगर जो है वो नियंत्रण में है। और एक टेस्ट है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये 3 महीने का एवरेज बताता है शुगर का, लास्ट 3 महीने में पेशेंट का शुगर का एवरेज कैसा रहा है। तो ये रेकमेंडेड है कि 5.7 के नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटीज है, और 6.4 के ऊपर है तो डायबिटीज आपको हो गया है। ओके, जब इंटीमेशन मिलते हैं डायबिटीज होने से पहले हमें कि आपको डायबिटीज होने वाला है या नहीं, जो ये प्री डायबिटीज में आता है, तो अगर किसी को प्री डायबिटीज है तो क्या उसको कितने सालों में या फिर कितने महीनों में डायबिटीज हो सकता है? 3 महीने में भी हो सकता है, ओके। अगर उसने डाइट फॉलो, जब प्री डायबिटीज पता चला तो तुरंत आपको डायबिटिक डाइट फॉलो करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, तो आपको चांसेस है कि प्री डायबिटीज से आप नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन आपने डाइट फॉलो नहीं किया, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं किया, तो चांसेस है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका HbA1c शूट हो जाएगा। अच्छा, तो कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट है जो हमको बताते हैं कि डायबिटीज की तरफ आप जा रहे हो?
HbA1c, ओके HbA1c फास्टिंग एंड पोस्ट लंच शुगर जो मैंने Okay. बताया, हाँ। वो आपको मेजर करना चाहिए और आपको HbA1c से आइडिया आ जाएगा कि आप प्री डायबिटीज में हो, नॉन डायबिटिक हो या डायबिटिक स्टेज में पहुंच गए हो। और क्या एज में ये रिपोर्ट्स निकालनी चाहिए सर? अगर फैमिली हिस्ट्री आपको है तो आई रेकमेंड कि आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार, साल में एक बार चेक कर लेना ही चाहिए। या तो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, यूरिन बार बार होना, तो कोई भी एज हो फिर तो उसमें आपको चेक कर ही लेना चाहिए अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो। अच्छा। और सर न्यूबॉर्न बेबीज में भी बहुत देखा गया है कि आजकल न्यूबॉर्न बेबीज में डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है, वो क्या है सर? तो न्यूबॉर्न बेबीज में जो डायबिटीज है वो अलग टाइप का डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं उसको। उसमें क्या है, जन्मतः जो है आपके पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो नहीं रहते, वो इंसुलिन नहीं बनाते, अच्छा। तो शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। जो भी बच्चा कंज्यूम करता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता, यूज नहीं होता है बॉडी में, तो टाइप 1 है, उसमें इंसुलिन ही देना पड़ता है अपने को। उसमें गोलियां काम नहीं करती है। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस जो यस, वो देने पड़ते हैं। तो मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट है वो 8 इयर्स की लड़की है डायबिटीज की, जो टाइप 1 डायबिटीज है। बाप रे। टाइप 2 यू विल बी सरप्राइज्ड कि अभी लास्ट मंथ ही मैंने 11 साल की एक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ मैं। 11 साल की? यस। तो सर बेसिकली अभी ये बताइए, टाइप 1 डायबिटीज क्या है और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? यस, तो ये 2 मेजर टाइप ऑफ डायबिटीज है। तो टाइप 1 में जो है जन्मतः प्रॉब्लम रहता है, बचपन से ही जो है पैंक्रियाज जो है आपका लेस डेवलप रहता है। ओके। उसमें बीटा सेल्स जो है उनकी पॉपुलेशन कम रहती है। बीटा सेल्स पैंक्रियाज के सेल्स रहते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, जो अपना शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन है। तो ऐसे बच्चों में जो है 14 या 15 एज में पता चलता है कि बहुत ही थिन रहते हैं, मसल इमैसिएशन होता है क्योंकि शुगर उनका हाई रहता है और शुगर ग्लूकोज जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो बॉडी क्या करती है, एनर्जी का ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढती है, तो वो रहता है मसल और फैट। तो मसल और फैट लॉस होता है उनमें, कैकेक्सिक रहते हैं बहुत, तो उनमें टाइप 1 डायबिटीज की पता चलता है अपने को। अच्छा। तो इनमें जो है गोलियां काम नहीं करती है, आपको इंसुलिन ही बाहर से देना पड़ता है। जो प्राइमरी डिफेक्ट है, इंसुलिन की कमी है बॉडी में, उसको बाहर से इंसुलिन देके उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में जो है इंसुलिन बनता है लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में कम बनता है। अच्छा। जितना जरूरत है बॉडी को उतना नहीं बनता है। और दूसरा मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस बताया था। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे जो है इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, जो शुगर कंट्रोल करने का। तो ये 2 कंडीशन इसमें टाइप 2 डायबिटीज होता है। ओके। टाइप 2 डायबिटीज में मेडिसिन जो टैबलेट्स है वो काम करती है, बट एक और टाइप ऑफ डायबिटीज है जो पैंक्रियाटाइटिस में होता है, जिनको पैंक्रियाज का इन्फेक्शन होता है, वो किसी भी एज में हो सकता है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज हो जाते हैं क्योंकि पैंक्रियाज बर्न होने की वजह से सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो वो भी टाइप 1 रहता है जो किसी भी एज में हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस के बाद या बड़ी पैंक्रियाज की सर्जरी होने के बाद, वो टाइप 1 डायबिटीज अलग रहता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को कैसे पहचाना जा सकता है? अगर मुझे डायबिटीज है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे टाइप 1 वाला है या टाइप 2 वाला है? करेक्ट। तो अगेन टाइप 1 में जो, आई एम नॉट सेइंग जनरली, बट टाइप 1 में जो पेशेंट है बहुत थिन रहते हैं, बहुत ही थिन रहते हैं, और टाइप 2 में जो ओबीज रहते हैं। अच्छा। बट नॉट अ जनरल रूल। 90% केस में बोलूंगा कि थिन रहते हैं, 90% में टाइप 2 में ओबीज रहते हैं। बट जब ओवरलैपिंग फीचर्स रहते हैं दोनों के, तब ये मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है। ओके। बट सिंपल सी चीज है, टाइप 1 के जो पेशेंट है उनमें बेसिकली जो वेट लॉस इज अ मेजर सिम्टम, दे कम विद मेजर सिम्टम ऑफ वेट लॉस, दे कम विद। ओके। टाइप 2 में जो है पाँव में जलन होना, न्यूरोपैथी, जो नेफ्रोपैथी, वो सब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस टाइप 2 में होते हैं। टाइप 1 के पेशेंट है, अगर उन्होंने डिहाइड्रेशन हो गया, दे इमीडिएटली गेट एडमिटेड, क्योंकि कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं उनके बॉडी में, बिकॉज फैट जो है, फैट यूज करती है बॉडी, तो डिहाइड्रेट जल्दी हो जाते हैं और कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 के कॉम्प्लिकेशंस टोटली अलग है। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे सर के साथ में डिस्कस करना था। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स है आज की सिचुएशन में, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा और इंडिया का ग्राफ देखा जाएगा तो इंडिया में आज की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है। मेरे पास में सर एक इन्फोग्राफिक्स थे, चार्ट था, तो इट कंप्लीटली सेज कि अगर आप 0 to 14 की एज में है तो 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एज ऑफ राइट नाउ। 1%, मतलब बच्चों में 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अगर आपकी एज बिलो 60 है तो 10% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, एंड अगर आपकी एज 60 प्लस है तो 16% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो मेजर रीजन जो सब बीमारियों का कारण है डायबिटीज ही है सर। अभी देखिए, डायबिटीज जो एपिडेमिक है इंडिया में, करेक्ट, तो डायबिटीज से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, को एग्जिस्टिंग बोलते हैं उसको। जैसे डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है पेशेंट्स को, हार्ट के डिजीजेस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक्स,
ये डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा कॉमन रहते हैं। जिसको डायबिटीज नहीं है, अभी आपको डायबिटीज है अगर, तो आपका रिस्क ऑलरेडी ज्यादा है हार्ट के प्रॉब्लम और स्ट्रोक होने का। लेकिन डायबिटीज नहीं है, उसमें रिस्क कम होता है। अच्छा। तो डायबिटीज इज अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर राइट नाउ, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इंडियन पॉपुलेशन को। एंड जैसे आपने वो ग्राफ बताया, तो टाइप 1 इज कॉमन इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन। टाइप 1 डायबिटीज सीन इन 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, एनी वर्ल्ड ओवर एक्चुअली। अच्छा। एंड 90% पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 जो जेनेटिक्स Yes. आता है, बॉर्न विद बर्थ आता है एंड वो। टाइप 2 इज लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का रोल है टाइप 2 डायबिटीज में, जो कि मेजर चंक है पॉपुलेशन का। हाँ, अभी एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ सर, उसमें क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। हमारे सारे दोस्त बैठे थे, शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। अचानक से मेरे एक दोस्त को चक्कर आने लग गया और उसने कहा कि अमर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जाके बैठा बेडरूम में एंड उसने उसकी शुगर चेक की। शुगर चेक करने के बाद में पता चला कि 750 की शुगर थी। तो क्या इम्पैक्ट करता है सर इतना ज्यादा शुगर आपके बॉडी पे? देखिए, अभी 600-700 शुगर वाले पेशेंट भी चल के क्लिनिक में आते हैं मेरे। ओके, दे डोंट रियलाइज कि उनको शुगर है। ओके, जब शुगर इतना हाई हो जाता है तो हाई चांसेस है कि वो ब्रेन में भी स्वेलिंग हो सकता है। अच्छा। तो तुरंत ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हाइपरऑस्मोलर कोमा बोलते हैं उसको। सीरम ऑस्मोलिटी बढ़ जाता है, ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है शुगर बढ़ने से। तो और 750 शुगर है तो डेफिनेटली चक्कर तो आएगा ही, बिकॉज ब्रेन में इडिमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वी हैव टू जल्दी से उनको इंसुलिन देके शुगर कंट्रोल करना चाहिए इनिशियल फर्स्ट 2 days में, एंड देन वी कैन स्विच टू टैबलेट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर ही हैज टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। तो इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी फॉर श्योर। ओके। तो सर ये हर्बल प्रोडक्ट्स का बहुत चल रहा था बीच में कि अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स खाओगे तो डायबिटीज आपका कंट्रोल में आएगा। ये मिथ है या सच है? देखिए, हर्बल प्रोडक्ट्स अगर खा के डायबिटीज ठीक हो जाता तो डायबियोलॉजी ब्रांच वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड टुडे। आप ही नहीं होते। एब्सोल्युटली। तो पेशेंट, बहुत बार मैं पेशेंट का शुगर कंट्रोल कर लेता हूँ हाँ। मेडिसिन से, बहुत सोच समझ के मेडिसिन देके मैं कंट्रोल करता हूँ। पेशेंट आके मुझे बोलते हैं वो तो मेरे मेथी के दाने ने कमाल कर दिया, वो तो मेरे पनीर के फूल ने कमाल कर दिया। तो बुरा लगता है तभी, लेकिन फिर भी पेशेंट की शुगर देके खुश भी हो जाता हूँ मैं। तो हर्बल प्रोडक्ट्स जो है टेम्परेली कंट्रोल करते हैं शुगर्स, टेम्परेली आई विल से लाइक 1 और जो HbA1c जब 7 या 8 रहता है बॉर्डर लाइन एकदम जस्ट 6.4 के जस्ट थोड़ा बहुत, वहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स का रोल है। अच्छा। ओके, कि वो कम कर देते हैं। लेकिन जिसका HbA1c 12-13 है उसको फार्माकोथेरेपी मेडिसिन की जरूरत है ही डायबिटीज में। अच्छा। लाइफस्टाइल चेंजेस आपका HbA1c ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 तक कम कर सकते हैं। समझो 12 है तो 10.5 तक कर सकते हैं, लेकिन 12 से 6 तक नहीं ला सकते। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलो, डाइट चेंजेस बोलो, तो आपको इनिशियल पीरियड में मेडिसिन तो लगेंगे ही, एंड रेगुलर मेडिसिन। बहुत बार पेशेंट आते हैं फॉलोअप में, मेडिसिन नहीं लिया तो मैं रीजन पूछता हूँ, मेडिसिन खत्म हो गए। हाँ सर, ये बहुत बड़ा था। मेडिसिन खत्म हो गए तो मैं फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ। तो ऑब्वियसली ऐसे करता हूँ कि मेडिसिन 1 महीने के लेता हूँ, फॉलोअप के लिए 3 हफ्ते में बुलाता हूँ। हाँ, ताकि मेडिसिन, ये रीजन पेशेंट दे ना सके। फिर भी पेशेंट 1.5 महीने बाद आते हैं, बोलते मेडिसिन खत्म हो गया। तो अभी वो कंट्रोलेबल चीजें नहीं है, वो इग्नोरेंस है ना सर। लेकिन पेशेंट को समझना चाहिए कि डायबिटीज बुखार जैसी बीमारी नहीं कि 7 दिन में ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर भी, ये क्रॉनिक बीमारियां है। एग्जैक्टली। ये बॉडी के मिल्यू में, फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो गई है। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो गई है। एंड ये कुछ 1 मंथ में या 15 दिन में, 20 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इट हैज टू बी डन द हार्ड वे। यू हैव टू फॉलो द डाइट, यू हैव टू फॉलो द एक्सरसाइज, यू हैव टू टेक द मेडिसिन, एंड यू हैव टू, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू हैव टू फॉलो अप विद योर डॉक्टर। फॉलो अप विद योर डॉक्टर Yes. सबसे ज्यादा जरूरी। डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, अभी टाइप 2 डायबिटीज में जो है थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। ओके। थियोरेटिकली इन द सेंस आपको HbA1c जो है 5.7 के नीचे लाना है, एंड डिपेंडिंग ऑन द डाइट एंड एक्सरसाइज तभी आप मेडिसिन कम कर सकते हो। अभी पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, लेट मी पुट इट दिस वे, डायबिटीज रिवर्सल डिपेंड्स मोर ऑन द पेशेंट एंड देन द डॉक्टर। राइट सर। पेशेंट हैज डिसाइड व्हाट लाइफस्टाइल ही हैज टू फॉलो, कितना आपको एडवाइस फॉलो करना है। अभी मैं हर पेशेंट को इतना ही बोलता हूँ, मैं आप मैक्सिमम आपको 15-20 मिनट दे सकता हूँ, बाकी टाइम तो आपको आपका ही फॉलो करना है। और हर एक को अपना ख्याल, अपने हेल्थ का ख्याल खुद को रखना है। अभी आपको अगर डायबिटीज है तो आपकी वाइफ आपको बोलेगी मेडिसिन लो, लेकिन अल्टीमेटली आप पे ही है वो मेडिसिन लेना, मुझे दिखाना, फॉलोअप करना। तो ऐसा नहीं कि कोई और आपका रिश्तेदार आपका ख्याल रखेगा। इट हैज टू बी योर ओन रिजॉल्व टू कंट्रोल डायबिटीज एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और डायबिटीज अगर किसी को है तो लाइफ स्पैन कितना कम होता है सर? ये जरा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ओके, आई विल आंसर इट लेटर। नो प्रॉब्लम सर। अपने हार्ड डिस्क के बाद आई थिंक विल डू इट। ठीक है डन सर, नो प्रॉब्लम। तो सर कभी कोई पेशेंट आपके पास में आया है और पेशेंट के साथ में उसका रिलेटिव भी था, बोलता है कि इसको जो आज शुगर पड़ी है ना, वो मैंने इसको मीठा खिलाया है, ऐसा कभी हुआ है? होता है ना, बोलते हैं ना पेशेंट्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं कि कल बर्थडे था, केक खा लिया,
कल हम पार्टी करने चले गए, ओके, ड्रिंक्स ले लिया, वो सब रीजंस वाले आते हैं पेशेंट्स. बट देन आई मेक देम अंडरस्टैंड कि फिर आपको शुगर चेक ही नहीं करना चाहिए था. ओके, आपको डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि एक तो आपका पैसा वेस्ट हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ और आपका भी टाइम वेस्ट हुआ. तो आप अगर डाइट फॉलो करके प्रॉपर्ली फिर शुगर चेक करेंगे तो इट विल बी मच बेटर. अगर आप मेडिसिन बंद करके शुगर चेक करोगे तो फायदा ही क्या है? वी आर बैक टू स्क्वायर वन. फिर से हमें जीरो से शुरुआत करनी रहती है. दैट्स इट. सर तो फिर पूछते तो भूल जाएगी, बाद में पूछ ले. अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसने अल्कोहल अगर कंज्यूम करना है तो कौन सा अल्कोहल लेना चाहिए अगर वो स्किप नहीं कर सकता है, हैबिट है तो? मतलब कौन सा जहर लेना अच्छा है? अच्छा, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखो, अभी दो दुश्मन अच्छे हैं कि एक दुश्मन अच्छा है? एक ही दुश्मन ऑब्वियसली. तो डायबिटीज है और अल्कोहल है, दोनों लिवर को खराब करते हैं. अभी डायबिटीज, अल्कोहल से पहले लिवर, फैटी लिवर, अल्कोहल लिवर डिजीज तो सबको पता ही है. बट डायबिटीज कॉजेज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ओके, नैश, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. चलो अभी अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, अल्कोहल बंद किया, चलो लिवर आपका बच तो जाएगा. बट डायबिटीज में आप क्या बंद करोगे? डायबिटीज में आप कितना कंट्रोल करोगे? फैटी लिवर जो डायबिटीज का है वो प्रोग्रेस होते रहता है. तो अगर आप अल्कोहल लोगे तो डेफिनेटली जो फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो अल्कोहल की वजह से और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ओके. एंड जो लिवर आपका फेल होना था 15-20 साल के बाद, वो जल्दी फेल हो जाएगा. एंड लिवर का जो बीमारी है वो आजकल सबसे ज्यादा बढ़ रहा है. हाँ, लिवर का ना सर? यस, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट इंटेक, फैट्स, जो वड़ा पाव, सब स्ट्रीट वेंडर्स, हम सब फूड खाते हैं हम, उससे जो है लिवर पे सबसे ज्यादा ब्रंट हो रहा है. तो अगर आप डायबिटीज है आपको, तो इट्स अ सिंपल सी बात है कि आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए. नहीं लेना चाहिए ना सर? बट लेकिन लोग तो भी लेते हैं. फिर भी लेते हैं. तो प्लेजर है ना? हाँ, विस्की चाहिए, वाइन में, बियर में कैलोरी ज्यादा है, शुगर बढ़ जाती है. बहुत इंसिस्ट करते हैं तो मैं सोशल ड्रिंकिंग यस बोल देता हूँ. सोशल ड्रिंकिंग इज लाइक अभी कुछ कॉर्पोरेट रहते हैं, उनमें तो कंपल्सन रहता ही है. तो चलो एक 3 वीक्स में या 1 मंथ में एक बार. बट आई टेल देम कि जस्ट मेक इट श्योर कि पार्टी को इन्वाइट करने लगे इंसान आप ना हो. हाँ, ओके. मेनी टाइम्स पेशेंट खुद पार्टी इनवाइट करता है, बोलता है कि दोस्त ने पार्टी बुला लिया. बोला ऐसा नहीं करना चाहिए. झूठ बोल के आपके पास आते हैं. आप इनिशिएटिव मत लो. ओके, पीयर प्रेशर अलग चीज है, लेकिन आपका खुद का प्रेशर अलग चीज है. तो वो अवॉइड कीजिए, वो सीनरीज अवॉइड कीजिए. हमारा एक फ्रेंड है जिसे डायबिटीज था, लेकिन उसका क्या मिथ था कि जब मैं स्वीट खाऊंगा ना तब भी मेडिसिन लूंगा. उसके बिना मैं मेडिसिन मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ. फिर जब वो स्वीट खाता था तब मेडिसिन लेता था, कभी भूल जाता था. बट सडनली उसको अभी थोड़े दिन पहले ही हार्ट अटैक हुआ और उसको एंजियोग्राफी करनी पड़ी. 3 ब्लॉकेजेस निकले. अब वो सब हो गया, उससे बाहर निकल गए. बट उसके बाद में पीने की हैबिट पार्टीज में, तो वो क्या करता था, पहले विस्की पीता था. अब मुझे डायबिटीज है, मेरा एंजियोग्राफी हो गया, अब मुझे डॉक्टर ने कहा है बियर पीने के लिए, तो मैं अब बियर पीता हूँ. तो कितना सही है? नहीं, देखो, ये बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. जो भी आपका फ्रेंड है, हाँ. उसको पहले तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि शुगर, मीठा खाया तो शुगर का गोली खा लिया, विच इज वेरी रॉन्ग. डायबिटीज को आपको रेगुलर मेडिकेशन की जरूरत है. रेगुलर मेडिसिन. शुगर तो रोज ही बढ़ेगा. ओके, आप मिठाई खाओ ना खाओ, इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा आपके बॉडी में, कम बन रहा है. तो सीधी बात है, आपको राइस खा के भी शुगर बढ़ेगा, जरूरी नहीं कि मीठा खा के शुगर बढ़ेगा. कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर, इंडियन डाइट में ऑलरेडी बोला इतना रिच है कार्बोहाइड्रेट में. तो ये बहुत गलत है कि अगर मिठाई खाया तो ही डायबिटीज का मेडिसिन लेने का. दूसरी बात, अभी एंजियोप्लास्टी हुआ, राइट? तो हार्ट की बीमारियां जो है, जैसे मैंने बोला, हार्ट और स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स, डायबिटीज पेशेंट में अगर आपको डायबिटीज है तो ऑलरेडी आपका रिस्क ज्यादा है नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन से. तो वो डेफिनेटली वो एक रीजन है. एंड ऑब्वियसली जो अल्कोहल वगैरह है वो फैटी लिवर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो उससे उसको डेफिनेटली हार्ट का प्रॉब्लम हुआ रहेगा. तीसरा चीज है स्मोकिंग. तो अल्कोहल के साथ बहुत बार स्मोकिंग भी रहता है. स्मोकिंग, वो स्मोकिंग के पैकेट्स पे रहता है, लिखा रहता है कि इट कैन कॉज कैंसर, बट वो भी 20-30 साल के बाद होता है. वो भी किसी अनलकी को ही होता है, सबको नहीं होता है. अच्छा. लेकिन स्मोकिंग, वो कोई स्ट्रेस नहीं करता है कि स्मोकिंग अगर एज रिलेटेड ना पकड़े हम 20 साल 30 साल, तो जल्दी ही फर्स्ट 5-6 ईयर्स में ही आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं स्मोकिंग. अच्छा, स्मोक. हाँ. स्मोक से जो ब्लड वेसल से आपकी खून की नलियां है वो चोकअप हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्लॉटिंग जल्दी होता है उनमें. तो स्मोकिंग से ये ज्यादा प्रॉब्लम है जो कोई एड्रेस नहीं करता है. वो सब कैंसर पे ही फोकस करते हैं, लेकिन स्मोकिंग से जो ब्लड वेसल से आपकी चोकअप होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एंड आपको ये हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स हो सकते हैं. ये होता है उसकी वजह से. बेसिकली आर्टरीज जो है तुम्हारी छोटी हो जाती है और उसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं. यस. और एक मिथ है सबसे ज्यादा बड़ा, लोग कहते हैं कि मैं शुगर की गोली नहीं खाऊंगा, अगर मैं शुगर की गोली खाऊंगा तो मुझे उसकी आदत हो जाएगी. अभी देखो, ये पेशेंट्स को समझाना हमारा ही काम है ऑब्वियसली, कि
आदत होनी चाहिए। ओके, आदत आप नहीं करोगे तो शुगर कैसे कंट्रोल होगा? ओके, आदत हो जाएगी मतलब उनको बेसिकली पेशेंट को क्या मेंटालिटी रहता है कि चलो अभी डॉक्टर से दवाई लिया, 1 महीने बाद बंद हो जाएगा, ऐसे सोच के साथ आते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि वो कौन से स्टेज ऑफ डायबिटीज में है। अगर वो कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी मैंने बोला, तब तो उनको ऑलरेडी इतने साल से है ही डायबिटीज, तो तभी उन्हें आदत की बात करनी नहीं चाहिए। जो फर्स्ट टाइम डायबिटीज है जिनको, तो उनको मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ समझाने को कि आपको ये दवाई कंटिन्यूसली लेनी है और मैं कहने तक बंद नहीं करनी है। बहुत बार पेशेंट क्या करते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे लेसर डॉक्टर को दिखा के गोलियां बंद करवा देते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग। जो डॉक्टर के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए एडवाइस उनका। आप किसी लेसर डॉक्टर को दिखा के दवाई बंद करते हो, कुछ ऑल्टरनेट थेरेपी लेते हो, और फिर बाद में प्रॉब्लम होने के बाद फिर से उसी डॉक्टर के पास आ जाते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। ओके सर, एक पेशेंट जब आपके पास में आता है तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप उसको सजेस्ट करते हो? और हम जानना चाहेंगे आपके गुड और बैड एग्जांपल्स पेशेंट्स के बारे में कि पहले आए, अच्छा उसने भी अच्छे से ट्रीटमेंट ली, डाइट फॉलो किया, लाइफस्टाइल फॉलो किया, और एक पेशेंट जिसने कभी कुछ नहीं फॉलो किया, उसके साथ में क्या हुआ? राइट, तो देखिए कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो पहले तो मैं सब उसके कंप्लेंट सुन लेता हूँ पहले, ओके, एंड देखता हूँ कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट को, प्राइमरी कंप्लेंट क्यों आया है, और सेकेंडरी चीज़ें क्या क्या है जिसकी वजह से पेशेंट डिस्ट्रेस में है। देन आई गिव अ गुड डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू द जो भी बीमारी है पेशेंट की, उसके हिसाब से डाइट प्लान देता हूँ, एंड देन मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ जो कितना टाइम तक लेनी है एंड बाद में कब फॉलोअप करना है। तो एक एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं एक पेशेंट का कि जिसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, जस्ट मेरे क्लिनिक के 3 बिल्डिंग दूर रहती थी, बट उसकी डॉटर आई थी। पेशेंट क्यों नहीं आई मैंने पूछा तो पेशेंट चल नहीं पा रही है। ओके, तो अभी मैंने बताया जिस तरह से उसने हिस्ट्री दिया कि इतने साल से डायबिटीज, HbA1c कभी कंट्रोल नहीं था, तो पैर चल ही नहीं रहे, काम ही नहीं कर रहे हैं, न्यूरोपैथी, सीवियर डायबिटीज न्यूरोपैथी था उनको, पैर का प्रॉक्सिमल जो डिस्टल पावर है वीक हो गया था बहुत। तो एक बार मैंने वीडियो कंसल्ट भी किया उनको, एंड एक बार मैंने जाके देखा भी उनको, तो नियर बाय थे इसलिए, तो मैंने डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए उनको शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन की थेरेपी चालू की। इंसुलिन थेरेपी बहुत ही हाई डोजेस थे, ऑलमोस्ट 53 टाइम्स, 50 यूनिट, एंड रात को एक अलग 40 यूनिट, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो ऑलमोस्ट इफ यू सी 190 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर डे। तो और उनको न्यूरोपैथी के लिए कुछ मेडिसिन दिए, तो और कुछ टेस्ट भी किए, न्यूरोपैथी का कुछ अलग कारण तो नहीं है डायबिटीज छोड़ के, तो उनका डायबिटीज ही मेन कारण निकला, एंड थोड़ी सी न्यूरोपैथी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह भी थी, तो मैंने ऑटो इम्यून चीज़ के लिए भी ट्रीट किया और डायबिटीज के लिए भी ट्रीट किया, एंड आफ्टर 2-3 months द पेशेंट हरसेल्फ केम वॉकिंग टू मी टू माई क्लिनिक। बाप रे। यस, उन्होंने एक वीडियो टेस्टिमोनियल भी दिया था, अच्छा, कि जिसकी वजह से उनको बहुत बेनिफिट हुआ। सो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड दैट डे कि आई कुड हेल्प दिस पेशेंट टू वॉक, जो बेचारी 3 बिल्डिंग के डिस्टेंस से आ नहीं पा रही थी। एंड एक दूसरी पेशेंट मैं बताना चाहूँगा कि एक डायबिटीज इन प्रेगनेंसी था पेशेंट को, तो उनका भी ऐसे ही शुगर बहुत हाई था, पहले कभी डायबिटीज नहीं था उनको, बट डायबिटीज प्रेगनेंसी में पता चला, तो उनको भी मैंने इंसुलिन थेरेपी चालू की थी। पेशेंट किसी चेंबूर में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही थी, बट पेशेंट सिंस वसई की थी तो मुझे दिखाने आई थी। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में तो इंसुलिन ही सेफ है, एंड एक मेटफॉर्मिन गोली छोड़ के और कोई सेफ नहीं है, तो उनको भी मैंने हाई डोज इंसुलिन रेजिमेंट पे चालू किया, एंड शुगर काफ़ी अच्छा कंट्रोल हुआ। शी डिलीवर्ड वेल बेबी, तो बाद में आके उन्होंने थैंक भी किया, इवन दैट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम चेंबूर कॉल्ड मी एंड शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो ये 2 केसेस मेरे को हाईलाइट करना चाहूँगा। अच्छा, बाकी जो कह रहे हैं आपका एडवाइस फॉलो नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स है। अभी एक पेशेंट है मेरे जो मुझे दिखाते, बीच में 2-3 महीने में किसी और डॉक्टर को दिखा देते, और फिर बाद में वापस मेरे पास ही आ जाते कि अरे ये डॉक्टर ने तो इंसुलिन एडवाइस कर दिया, अच्छा, मुझे इंसुलिन नहीं लेना है। तो उनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं हुआ अभी तक, एंड उनको फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स भी है, स्ट्रोक भी आ चुका है उनको। तो ऐसे पेशेंट भी रहते हैं जो विंडो शॉपिंग कहते हैं इसको, कि ये डॉक्टर ने इंसुलिन एडवाइस किया तो मैं इसके पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा। कभी कभी ये बेनिफिट होता है जब पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, या पेशेंट को ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी का इशू रहता है, या कभी कभी पेशेंट को टाइम नहीं मिलता है तो नियर बाय डॉक्टर के पास ही जाता है। कभी कभी इस सिनेरियो में यू कैन चेंज द डॉक्टर, बट इफ योर शुगर इज वेल कंट्रोल्ड, मेडिसिन कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है, तो यू शुड फॉलो द सेम डॉक्टर, दैट्स व्हाट आई विल से। आपने अभी कहा प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होता है, तो अगर मॉम प्रेग्नेंट है, उन्हें डायबिटीज है, तो डिलीवरी होने के बाद में बेबी को भी कितने % चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के, और रीजंस क्या होते हैं उसके पीछे? देखिए, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है डायबिटीज का, बहुत ही रेयर है, मतलब इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जो टाइप 2 डायबिटीज बाय डेफिनेशन जो है, वो टाइप 2 डायबिटीज 20 या 25 साल के बाद ही मैनिफेस्ट होता है। तो इमीडिएटली एट बर्थ अगर होगा तो मदर से नहीं होगा, वो टाइप 1 जेनेटिक होगा बच्चे को। ओके, तो मदर का जो डायबिटीज है वो बच्चे को ट्रांसफर होता नहीं है अनलेस वो टाइप 2 हो, लेकिन टाइप 2 भी मैनिफेस्ट होगा 25 साल के बाद, 25-30 साल के बाद, वो तुरंत मैनिफेस्ट नहीं होता है। टाइप 2 का एज यूजुअली 20-25 साल के बाद ही है,
जो पहले के ज़माने में 40-50 साल के बाद होता था, अभी 20-25 साल में होना लग गया टाइप 2 डायबिटीज़। ओके। तो मदर टू चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ वेरी रेयर। मतलब जैसे मुझे भी, मेरा जब सेकंड बेबी हुआ था तो मुझे भी डायबिटीज था, लेकिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कुछ टाइम मैंने डाइट के थ्रू प्रॉपर कंट्रोल किया, तो प्रेगनेंसी के बाद में बेबी को भी नहीं हुआ। Right. तो कितने % चांसेस है कि आगे जाके फ्यूचर में मेरे बेबी को भी डायबिटीज हो, और उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सी अभी कैसा है, परसेंटेज वाइज मैं अगर कहना चाहूँगा कि अगर आपको है तो बेबी को होने का चांसेस तो है डायबिटीज। ओके, परसेंटेज वाइज कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी भी नहीं होता है वो। ओके, बट 1 out of your 2 child will have diabetes, ओके। will have a strong chance of having diabetes in the future। लेकिन वो टाइप 2 डायबिटीज होगा जो 25-30 साल के बाद होगा। ओके। एज आई सेड, उनमें भी आपको वेट ज्यादा गेन हो रहा है, अगर यूरिन बार बार हो रहा है, जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं तब आपको चेकअप कर लेना चाहिए उनका। बट सर लेकिन उनका डाइट अच्छा रखा, एक्सरसाइज अच्छी रखी, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है ना? तो लेस चांसेस है। अगर कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट किया आपने, एक्सरसाइज रखा, तो बहुत ही लेस चांसेस है। तभी आपके पैंक्रियास का लाइफ बढ़ेगा ना। वो पैंक्रियास विल हैव टू प्रोड्यूस लेसर इंसुलिन सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड। तो पैंक्रियास का ऑब्वियसली लाइफ बढ़ेगा। एंड जो अगर चांसेस है कि शायद हो भी ना, अगर आपने अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन किया, डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो इट माइट नॉट हैपन ऑल्सो। तो सर एक डायबिटीज के पेशेंट ने कौन से ऐसे टॉप 5 फूड्स है जिनको प्रेफर करना चाहिए शुगर को लो रखने के लिए? तो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि बर्गर, शुगर्स, पिज्ज़ाज, केक्स एक्सेट्रा, राइस। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स है वो उसको प्रेफर करना चाहिए, जैसे होल ग्रेन, लेग्यूम्स, पल्सेस, ओके, मल्टीग्रेन ब्रेड्स चलेगा, एंड यू कैन बाजरा, जवार, नाचनी, मल्टीग्रेन आटा, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, स्विच करना चाहिए। अनदर थिंग आई विल ऐड हियर इज प्रेफर काउ मिल्क मोर देन बफेलो मिल्क, लो फैट मिल्क। और लो फैट मिल्क जो है वो बेटर रहते हैं फैटी लिवर और डायबिटीज को। अभी सब बोलेंगे कि मिल्क है, चलो प्रोटीन मिलने वाला है, बट मिल्क के साथ आपको फैट भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा। तो आपको मिल्क कौन सा कंज्यूम करो वो भी देखना चाहिए। अभी एक ग्रीन टी और ब्लैक टी का फैट है, वो भी अच्छा ही है उल्टा, क्योंकि मिल्क नहीं रहता उसमें। तो मिल्क इज अनदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और सर ब्लैक कॉफी से शुगर कम होती है? ब्लैक कॉफी से अगेन इट्स कंट्रोवर्शियल, आई विल नॉट गेट इनटू, बिकॉज कुछ स्टडीज बोलते हैं होती है, कुछ स्टडीज बोलते हैं नहीं होती है, तो आई वोंट गेट इनटू दैट। डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं कई बार शुगर को स्किप करके उसकी जगह पर स्टीविया या फिर ब्राउन शुगर को रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना सही होता है उनके लिए ये सब स्किप करना? देखिए, स्टीविया या जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस रहते हैं, तो बेसिकली वो अपने बॉडी को फूल करते हैं। दे आर 200-300 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, ओके, बट दे आर नॉट शुगर। ओके, दे डोंट स्पाइक योर शुगर दैट मच लाइक नॉर्मल शुगर डज। लेकिन अल्टीमेटली वो आपके गट जो माइक्रोबायोटा रहता है, नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं फूड पाइप में, उनका पॉपुलेशन कम कर देते हैं। अच्छा। ओके, बिकॉज उनको भी शुगर चाहिए और उनको मिलता फाइबर है सिर्फ। हमें शुगर का टेस्ट मिल जाता है, लेकिन जो गट के जो बैक्टीरिया है उनको कुछ नहीं मिलता है फाइबर। सो अल्टीमेटली उनका पॉपुलेशन हैम्पर होता है, फिर उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, गट एब्डोमेन पेन हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, स्टीविया ले रहे हो, मतलब आपको जो स्वीट टेस्ट है, स्वीट टूथ है, वो आपका नहीं गया है। तो सीधी सी बात है कि अभी आगे जाके आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट मील में आप कुछ भी चीट कर सकते हो, आपको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग हो सकता है आगे जाके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट रिड ऑफ दैट स्वीट क्रेविंग। स्वीट टूथ जो है आपका, उसको आपको लिमिट में रखना है। सर अभी डिस्कस करते हैं हार्ट हेल्थ के बारे में। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और मैंने अभी थोड़े दिनों पहले सिटी एंजियोग्राफी करवाई थी, एंड मेरी सिटी एंजियोग्राफी बहुत नॉर्मल आई। बट लेकिन मेरे जैसे एज में बहुत सारे कॉमन लोग हैं जिनको हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, आगे जाके कुछ डिसीजेस न हो, हार्ट अटैक न हो, ये कंट्रोल करना है। तो 5 बेसिक चीजें जो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, क्या क्या है सर? यस, तो सीटीएन जो मैंने भी खुद का कराया, आई टू ऐड इट कि 2-3 साल में मैंने भी खुद का करा लिया, सिंस फैमिली हिस्ट्री है मुझे हार्ट डिजीज की। तो गुड, यू आल्सो डिड इट, यू डिड अ राइट डिसीजन एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। यस सर। तो 5 चीजें मैं आपको इन जनरल बताऊंगा कि हार्ट हेल्थ के लिए। तो डेली वॉकिंग करना चाहिए आपको, ओके, डेली वॉक करना चाहिए। एंड जो आपका लिमिट है, वॉकिंग का लिमिट, कभी सांस फूल रहा है आपको, लिमिट हो गया, अगर फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो गया आपका, तो वो फर्स्ट साइन है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, दूसरा चीज है आपको हमेशा लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करना चाहिए जिधर हो सके पॉसिबल है। यस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आप सेडेंटरी हो लाइफस्टाइल में, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो एंड सिर्फ फूड कंज्यूम करके कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा रहे हो, तो हाई चांस है कि वो हार्ट डिजीज हो सकते हैं। यस, एंड अगर आपको सडनली आंखों सामने अंधेरा आता है,
पाल्पिटेशंस होते हैं, हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है सडनली, ओके, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है। कोई भी चेस्ट पेन हो इग्नोर नहीं करना है। ईसीजी तो एक बेसिक टेस्ट ईसीजी तो कर ही लेनी है आपको ईसीजी की। बहुत बार पेशेंट एसिडिटी सोच के इग्नोर कर देता है, निकलता हार्ट का प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका फूड पाइप भी इधर है, हार्ट भी इधर है, रिब्स भी इधर है, तो पेन कहीं से भी आ सकता है। बट मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉज इज हार्ट पेन, तो उसको आपको सबसे पहले रूल आउट करना है। ये सिम्टम्स है जिससे आपको ये ट्रिगर हो सकता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, हार्ट ब्लॉकेज मतलब क्या होता है सर एग्जैक्टली? देखो हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, करेक्ट, पंप करके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई रहता है। हार्ट की मसल को 3 ब्लड वेसल्स रहती है, ओके, तो 3 ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो तीनों में से अगर एक में भी ब्लॉकेज हुआ तो 90% 100% तो पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। ओके, बट इम्पॉर्टेंट बात है कि सडनली 100% नहीं होता है, स्टार्ट 20-30% से ही ये स्टार्ट होता है। ओके, तो उस स्टेज में सिम्टम्स नहीं रहते पेशेंट को, लेकिन कोलेस्ट्रॉल चेक करके या तो फिर न्यू मार्कर्स है जैसे लाइपोप्रोटीन ए, HSCRP, इससे फ्यूचर रिस्क पता चल सकता है अपने को। हाँ, या स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट है, ईसीजी अगर नॉर्मल है तो आपको रुकना नहीं है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है तो आगे स्ट्रेस टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि ईसीजी करते वक्त या 2DA को करते वक्त पेशेंट विल बी रेस्टिंग ऑन द बेड, ही वोंट बी डूइंग एनी एक्टिविटी। लेकिन स्ट्रेस टेस्ट में जो है पेशेंट को हम चलाते हैं, कभी लेवल बढ़ा के भी, अपहिल भी चढ़ाते हैं, तो उससे जो है हार्ट पे लोड आता है, और लोड आने के बाद हार्ट कैसे बिहेव करता है वो ईसीजी में अपने को दिखता है। अच्छा, तो स्ट्रेस टेस्ट इज अ मच बेटर टेस्ट टू असेस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द हार्ट। एंड अगर आपको लगता है कि पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल भी है, स्मोकिंग है, रिस्क फैक्टर्स थोड़े बहुत है, तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी वी शुड डू, विच विल डायरेक्टली शो द ब्लॉकेजेस इन द हार्ट। बट जैसे आपने ये 3-4 टेस्ट बता दिए, अभी मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं हमेशा मेरे माइंड में ये सवाल रहता है कि यार मेरे हार्ट को प्रॉब्लम ना हो जाए, कभी कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि मुझे हार्ट फेलियर हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो एंड रिजल्ट बता दे कौन सी है? तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट है सीटी एंजियोग्राफी इटसेल्फ। एंड अगर ईसीजी आपका प्रॉब्लमेटिक है, 2DA को या ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो डायरेक्टली वो गो फॉर अ कैथेटर एंजियोग्राफी, जिसके लिए एडमिट होना पड़ता है। एंड वो बड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है। जो सीटी एंजियो है वो डे केयर प्रोसीजर है, उसके लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती है, बट एंजियोग्राफी अगर ईसीजी में प्रॉब्लम है तो। अच्छा, और सिटी एंजियोग्राफी में सर एग्जैक्टली क्या बताया जाता है? क्या वो एक्सरे में क्या क्या होता है? तो सीटी एंजियोग्राफी में बेसिकली एक आईवी लाइन, जो आईवी कैनुला रहता है, वो डाल के उसमें से डाई देते हैं, एंड आपका हार्ट का हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन इमेजेस लेते हैं, ओके, जिससे कट सेक्शंस दिखते हैं आपके ब्लड वेसल्स के, उसमें कैल्शियम स्कोरिंग दिखता है, ब्लॉकेजेस दिखता है। तो कैल्शियम स्कोर से पता चलता है कि आपके हार्ट में कितना लोड है कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, तो उसके हिसाब से वी कैन स्ट्रेटिफाई द रिस्क, एंड आपको कोलेस्ट्रॉल की गोलियां दे सकते हैं, एक्सरसाइज प्लान दे सकते हैं। बहुत ज्यादा कैल्शियम स्कोर है या तो बहुत बड़ा ब्लॉकेज दिखता है, तो अपने को कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करना ही पड़ता है फिर। अच्छा, और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करने के बाद में फिर स्टेंट्स डालना या बाईपास करना है, वो आगे जाके डिसीजंस बनते हैं। करेक्ट। तो एंजियोग्राफी, जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी का फायदा ये है कि इट्स अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज अ थेरेपेटिक प्रोसीजर। मतलब उसी सेटिंग में आप ब्लॉकेज को क्लियर भी कर सकते हो। जब आपका सस्पिशन ज्यादा स्ट्रांग है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा इस पेशेंट को, तो बेटर टू डू द कन्वेंशनल एंजियोग्राफी देन द सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके, खर्चे का बात करेंगे तो देखो, अभी पेशेंट ऑब्वियसली बोलेगा कि ये बहुत महंगे टेस्ट है वगैरह वगैरह, बट देखो सिंपल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 to 800 रुपीज। हाँ, बाकी जो हायर मार्कर्स है जैसे HSCRP, लाइपोप्रोटीन है, वो 1500 से 2000 तक हो जाएंगे आपके। सीटी एंजियो ऑब्वियसली 10,000 का टेस्ट है, बिकॉज इट्स अ सीटी स्कैन और इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, और जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है 12 से 15,000 के बीच में हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि कौन सा टेस्ट कभी करना है, वो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन ही बता सकता है। ब्लाइंडली आप खुद ये करना जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, राइट, यू विल नॉट लीड एनीवेयर। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स रहते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिनेरियो, रिस्क फैक्टर, वो हम असेस करके फिर वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सर मैंने भी एक्चुअली सिटी एंजियोग्राफी करने के लिए 3 साल लिए। 3 साल पहले ड्यूरिंग कोरोना मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। उसके बाद में एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनको अचानक से गोवा से ट्रैवल कर रहे थे और उनको हार्ट अटैक आ गया, बट अपेरेंटली हॉस्पिटल पास में था, तो वहाँ पे जाने के बाद में उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाई। जब वो मुंबई में, उनको जुपिटर हॉस्पिटल है थाने में, वहाँ पे उनकी बाईपास हुई सर। नो ड्रिंक्स, नो स्मोक, बट स्टिल 45 की एज में हार्ट अटैक, वो भी मेजर। अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 ब्लॉकेजेस निकले थे,
90% के थे और उनको बाईपास करना पड़ा। तो मैं थोड़ा डर गया था, मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे ना ऐसा हो, बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने प्रिकॉशंस लिए और 3 साल लिए सर मैंने ये सारी टेस्ट करवाने के लिए। फिर उसके बाद में हम दोनों ने डिसाइड किया कि एवरी 6 मंथ्स है ना हम हमारी रिपोर्ट्स निकालेंगे। अगर हम बाकी नॉर्मल चीज़ों के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो अपने बॉडी के ऊपर क्यों नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड रियलाइज हुआ बीच में कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से सर हार्ट अटैक्स होने के चांसेस है? यस, तो जो लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं उस टेस्ट को, उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल इज HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो LDL जो है बच्चों में जो है, जब बच्चा बॉर्न होता है तब वो LDL का लेवल 30 रहता है, 30। अच्छा, ओके। एंड अभी जो लिमिट सेट किया है वो लेस देन 100 है। हाँ, बट आई विल से कि LDL जितना कम हो उतना अच्छा है। LDL अगर 50 भी होगा तो वेल एंड गुड, 40 होगा तो वेल एंड गुड। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली गोली देनी चाहिए ताकि LDL को कम से कम रखे। LDL इज अ कल्प्रिट कोलेस्ट्रॉल टू कॉज ब्लॉकेजेस इन द हार्ट। ओके। और ब्लॉकेज जो होते हैं वो कैल्शियम होता है ना सर? यस, बेसिकली इट्स अ बेसिकली एथेरोमेटिक प्लाक। पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, सेल्स रहते हैं, व्हाइट सेल्स, वो सब जमा होते हैं। फिर बाद में उसमें कैल्शियम डिपॉजिट, धीरे धीरे कैल्शियम डिपॉजिट होता है। और अगर एक सरल भाषा में समझना है सर, तो ब्लॉकेज कैसे होता है? ब्लॉकेज कैसे होता है तो देखो, अभी उसमें बहुत सारी चीजें, एक तो कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व रहता है, स्ट्रेस इन्वॉल्व रहता है। यस, जो जंक फूड्स हम खाते हैं वगैरह, अभी सीधी बात है, जो स्ट्रेस्ड आदमी है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, डाइट पे ध्यान नहीं देगा। ओके। और जो डाइट पे ध्यान नहीं देगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसको अलग स्ट्रेस होगा कि मेरा हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रहा है। सो इट्स अ विशियस साइकिल, पेशेंट इज कॉट अप इन द साइकिल। तो उससे जो है ब्लॉकेजेस होते रहते हैं। वो स्टार्ट होते हैं माइनर 20-30% से। अगर ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के कोने में वो जमा होते हैं 20-30%। अच्छा। एंड अभी चांसेस है कि कुछ 5-6 साल के बाद भी वो बढ़ते हैं। ओके। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा इमोशनल एक्साइटमेंट हुआ, बहुत बड़ा स्ट्रेस हुआ, या हाइट ऑफ एक्सरसाइज हुआ, ज्यादा अनकस्टम एक्सरसाइज कर लिया किसी ने, तो प्लाक रप्चर हो जाता है। 20-30% का जो ब्लॉक रहता है उसका जो आउटसाइड कवरिंग है वो रप्चर हो जाता है। अच्छा। और फिर एक रॉ एरिया क्रिएट हो जाता है, रॉ एरिया। फिर उस रॉ एरिया में जो है सब ब्लड वेसल्स आके चिपक जाते हैं, प्लेटलेट्स, फाइब्रोब्लास्ट, और वो 20% ब्लॉक विद इन 1 आवर 100% हो जाता है। अरे बाप रे। यस, एंड दैट इज हाउ हार्ट अटैक हैपेंस। ओके। तो हार्ट अटैक हैपेंस इन सीमिंगली नॉर्मल पेशेंट्स जिनमें पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, एंड सडनली वन डे दे लैंड अप विद चेस्ट पेन एंड दे हैव अ मैसिव हार्ट अटैक। यही पे जो 20-30% प्लाक है वो 100% में कन्वर्ट हो जाता है। एंड विद इन 1 आवर इट कैन हैपन। एग्जैक्टली। सर हम डिस्कस कर रहे थे और आप कह रहे थे कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, हार्ट को हेल्दी रखना है, जिम जाना पड़ेगा, डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन आजकल बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, सडन कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक, डेथ। अभी देखिए मेरे पास में एक वीडियो है, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज है, मतलब डेली तो एक आता ही आता है। अभी देखिए ये सिंपल डेडलिफ्ट कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ले हुआ नहीं हुआ? ओके, सॉरी। यस, ये क्यों होता है सर ऐसे? यस। तो पहली बात तो ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट है। ओके। ओके। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो हार्ट का मसल है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होने की वजह से जो हार्ट बीट्स है सडनली फास्ट हो जाती है या सडनली स्टॉप हो जाते हैं। ओके। हार्ट में मसल में देखो, हार्ट को 2 टाइप का सप्लाई रहता है, ब्लड सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई। हार्ट में एक पेसमेकर रहता है, अंदरूनी पेसमेकर रहता है, जो डिसाइड करता है कि आपका हार्ट 60 बार बीट होगा, आपका 90 बार बीट होगा, कितनी बार बीट होगा। इंट्रिंसिक रिदम कहते हैं उसको। लेकिन अभी ये जो बॉडी बिल्डर्स, जिम वाले पेशेंट ये रहते हैं, उनका वो क्यों करते हैं एक्सरसाइज, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल ग्रो करने के बिल्ड लिए। करने के लिए। हाँ। अभी वो रियलाइज नहीं करते कि उनका हार्ट का मसल भी अंदर ही अंदर वैसे बिल्ड हो रहा है। ओके। हार्ट का मसल भी हाइपोट्रोफी हो रहा है, हार्ट का मसल थिक होते जा रहा है। उसे लेफ्ट वेंट्रिकल, खासकर जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल एक चेम्बर है वो साइज में बढ़ जाता है। ओके। और उसमें फिर अरिथमियाज, उसको अरिथमियाज बोलते हैं। हार्ट का जो रिदम है इरेगुलर होना या फास्ट होना या बहुत ही स्लो या बंद हो जाना सडनली, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे केस में या तो टाइम पे अगर आपने CPR चालू नहीं किया या शॉक नहीं दिया, अगर हार्ट बीट 200 के ऊपर चला गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको, उसमें शॉक देना जरूरी है, तो ही पेशेंट बच सकता है। ओके। अगर हार्ट स्टॉप हो गया तो कंटिन्यूस CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो बाईस्टैंडर्स ने CPR जानना जरूरी है, तो ही पेशेंट की जान बच सकती है। हार्ट अटैक जो रहता है आपको कुछ टाइम देता है, अनलेस वो जो आपकी मेन नस है उसमें 100% ब्लॉक हो, तो उसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है हार्ट अटैक में। लेकिन जनरली अगर इतनी सीवियर ब्लॉकेज ना हो या किसी मेन नस में ना हो, तो एटलीस्ट पेशेंट को 1-2 घंटा टाइम मिलता है हॉस्पिटल में जाके टाइम पे ट्रीटमेंट लेने को। ओके। तो ये कार्डियक अरेस्ट का केस है। तो ये जिम गोअर्स के लिए एग्जैक्टली। हाँ। तो
वही अपना हार्ट हेल्थ इसलिए बहुत जरूरी है, जल्दी चेक करना, रेगुलरली चेक करना, ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने के पहले खुद को रिस्क ना बढ़ाए ये चीज़ों का। मतलब हार्ट अटैक अलग बात है और कार्डियक अरेस्ट अलग बात अलग है। बात Yes, है। yes. हाँ। तो 200 के ऊपर जब हार्ट बीट जाते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ने लग जाता है। यस 200 के ऊपर, और वो रिदम चेंज हो जाता है हार्ट का। जो नॉर्मल QRS रिदम है वो केओटिक रिदम हो जाता है, एंड उसमें पेशेंट को ब्रेन को ब्लड ही पहुंचता नहीं है, ओके, इसलिए पेशेंट बेहोश हो जाता है। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि 200 बार हार्ट बीट हो रहा है हाँ, तो ब्रेन को ब्लड ज्यादा जा रहा है, नहीं, वैसा नहीं है। ये केओटिक रिदम होता है। हार्ट कैसा सिंक्रनी में बीट करता है, तभी ब्लड फ्लो जो है सब ऑर्गन्स को जाता है। यहाँ पे डिससिंक्रनी हो जाता है, अच्छा, सिर्फ हार्ट बीट करता है, ब्लड का ही फ्लो नहीं होता है, तो ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं जाता है, तब पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। So that when the patient becomes unresponsive, we have to start the CPR immediately. Unresponsive मतलब पेशेंट को आप कंधे पे ऐसे हाथ रख के बुलाते हो, कैसे हो आप, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब अज्यूम कर लेने का कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, अच्छा, एंड तुरंत आपको CPR चालू कर देना चाहिए। ओके, तो जिम में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में डिफिब्रिलेटर मशीन रहते हैं शॉक देने के लिए, कॉमन प्लेसेस में रहते हैं। आई थिंक ये जो हमारी सोसाइटीज है, बिल्डिंग्स है, उसमें भी ये डिफिब मशीन रखना कंपलसरी है, सो दैट कहीं भी ऐसे जान बच सकती है पेशेंट की। और सर ट्रेडमिल पे भाग रहे, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसा लगता है कि हार्ट को एंड्योरेंस करना है, पंपिंग करनी है तो भागो, क्या लेवल तक स्टॉप हो जाना चाहिए कि हार्ट बीट अपनी ये लेवल तक है भाई, सेफ है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपके हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से देयर इज अ टारगेट हार्ट रेट, वी कॉल टारगेट हार्ट रेट, वो पहले कैलकुलेट करना चाहिए। वो स्ट्रेस टेस्ट मशीन में, ट्रेडमिल मशीन में यूजुअली एक मॉनिटर रहता है, उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई करता नहीं है, ओके, जाके सीधा आप दौड़ने लग जाते हैं। ये पता ही नहीं था मुझे भी। एग्जैक्टली, तो टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करनी चाहिए अपनी हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से। वो टारगेट हार्ट रेट अगर 180 है तो 180 तक ही आपको एक्सरसाइज करना है, 186 190 तक नहीं जाना है। कुछ फॉर्मूला है सर इसका? वो मशीन में ही फेड रहता है ओके, टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करने का, एज पर द बॉडी वेट एंड द हाइट। तो वो कैलकुलेट करने के बाद यू कैन डू द एक्सरसाइज। तो आपके क्लिनिक में कोई आता है वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं? Yes, we can do it. Simple. It's a very simple. सिंपल थिंग ना, Yes. चेक कर, मैं भी मैंने चेक करवा लेता हूँ कि टारगेट हार्ट रेट के हिसाब से कितना हार्ट रेट में रख सकता हूँ भागते भागते। Correct. क्योंकि अब थोड़े दिन पहले ना रील्स वायरल हुई थी कि ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, कौन सा वो एप्लीकेशन आता है, उसमें आप खुद आपकी हार्ट हेल्थ चेक कर सकते हो हाँ। मोबाइल पर, और भागते जा रहे लोग, हाँ मेरा हार्ट ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर टेस्ट करके अगर समझ में आ जाए कि प्रॉपर है, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL सब कुछ है, तो वो सही है Correct. खुद और चेक हाँ, करने से अच्छा। और एक बात है, अगर आप ट्रेडमिल पे भी लेवल्स रहते हैं, राइट, इंक्लिनेशन रहता है, हाँ। ओके, स्पीड रहता है, हाँ। आप धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। आप कभी एक्सरसाइज नहीं किया लाइफ में आपने, सडनली आप लेवल 3 इंक्लिनेशन पे फास्ट स्पीड पे दौड़ रहे हो, वो आप सडनली यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। तो ग्रेजुअल लेवल बढ़ाना चाहिए। जिम ट्रेनर हैज टू नो दैट कि वो ये सब चीजें पेशेंट जो भी जिम में आता है वो ये सब चीजें बताए, फिर ही वो उनसे एक्सरसाइज करवाए, तो दैट विल प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर। इन केस ऑफ हार्ट अटैक क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, साथ में क्या कैरी करना चाहिए? यस, तो आई विल से, देखो हार्ट अटैक अगर आपको कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, राइट, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल है तो तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचना है, राइट, ओके। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते तो आई ऑलवेज कैरी दिस विथ माई सेल्फ। तो देखो हार्ट अटैक होता है क्लॉटिंग की वजह से, तो मेन क्लॉटिंग के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं प्लेटलेट्स और कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो अगर हमने ये मेडिसिन उनको टाइम पे दे दिए, ये किचन में आपने रखे? यस यस यस, तो ये किचन में मैं हमेशा कैरी करता हूँ। तो इसमें इकोस्प्रिन है, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, अच्छा, एंड रोजुआस्टैटिन है। तो ये चार मेडिसिन से? ये 4 गोलियां एक साथ खा ली आपने, च्यूएबल, च्यू करके खानी है, चारों मेडिसिन च्यू करके खानी है, ताकि तुरंत ब्लड में डिसॉल्व होके वो जो क्लॉट है थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिमोट प्लेस में हो, अगर हॉस्पिटल है नजदीक में, तो सबसे पहले आपको ECG करा लेना चाहिए, ओके, ओके। तो ECG करा के आपको कंफर्म करना चाहिए कि जो पेन हो रहा है आपको वो हार्ट की वजह से है कि कोई और वजह है। एंड अगर पेन नहीं जा रहा है तो बेस्ट विल बी टू गेट योरसेल्फ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स एंड डू द नेसेसरी ब्लड टेस्ट एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। बट ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ये मेडिसिन के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है या मेडिकल स्टोर पर डायरेक्टली? आइडियली प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए आपने, बट यू नो टुडे मेनी out of the counter these medicines are also prescribed, और easily available है। ideally you should have a valid prescription, and दूसरी बात, डॉक्टर क्लिनिक में बैठा है, उससे भी आप थोड़ा मिलो और जान लो आपके बारे में। आप खुद से अगर आप गूगल करके सब करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लाइफ। हाँ, समझेगा ही नहीं। सर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। हमने हार्ट हेल्थ के बारे में आपसे जाना, हमने डायबिटीज़ के बारे में आपसे जाना,
तो ये एपिसोड अगर कोई भी देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा इनसाइट्स आपके थ्रू मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे आगे जो भी पेशेंट्स हैं आपकी तरह मेरा एडवाइस फॉलो करें। तो आप दोनों ने एडवाइस किया एंड डेफिनेटली यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ नाउ। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। या थैंक यू।